अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन। ये बात मेरे लिए बायस से साद इफ्तिखार है कि मुझे अपने साथिया इकराम के सामने आज यहाँ पर बात करने का मौका मिला है। मैं अपनी बात करते हुए इख्तिसार से काम लूँगा और अपनी बसात पर कोशिश करूँगा कि अपने मौजू का हक़ अदा कर सकूँ। पर आज मौजू है कि इकबाल की शायरी में फ़लसफ़े का किरदार। अगर हम ये कहें कि शायरी ख़याल है और ख़याल पर इन्हिसार करती है तो फ़लसफ़ा उस ख़याल को बुलंदी और वुसअत अता करता है। बिलाशुबा इकबाल का कद मैदान इल्म व अदब में इतना हरगिज़ बड़ा न होता अगर उसमें फ़लसफ़ा शामिल न होता। इकबाल ने शायरी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। उन्होंने शायरी को शायरी की हुदूद से बढ़कर इस्तेमाल किया। उन्होंने शायरी को गज़ल को नए रंग दिए, नए मज़ामीन बांधे और उसको वुसअत अता की। इसके पीछे कौन? इसके पीछे फ़लसफ़ा खड़ा था। इकबाल की शायरी जो फ़लसफ़े की तर्जुमान है, जदीद उर्दू गज़ल को अगर इकबाल की सूरत में, फ़लसफ़े की सूरत में इकबाल न मिलता तो शायद मैं ये बात आज भी पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि जदीद उर्दू गज़ल आज भी महबूब की जुल्फ़ों के कुंडल में फंसी होती। इकबाल ने इसको जिद्दत अता की। इसके लिए जदीद उर्दू शायरी, जदीद उर्दू गज़ल जो है वो इकबाल की एहसानमंद रहेगी। इकबाल की शायरी 3 अदवार में मुनक़सिम है। उनका पहला दौर जो ज़माना तालिब इल्मी पर मुनहसर है, जिसमें उनकी इब्तदा से लेकर 1905 तक है। दूसरा दौर 1905 लेकर 1908 तक है जो उनका क़याम यूरोप है। और तीसरा दौर 1908 से लेकर तामर्ग तक है। तो ये जो पहला दौर है, अब अगर हम इकबाल की शायरी का मवाजना करें तो हमें वाज़ेह फ़र्क महसूस होता है कि ये जो पहला दौर है जिसके अंदर वो ज़माना तालिब इल्मी के अंदर है, इस ज़िंदगी में, उनकी शायरी में, उनकी ज़िंदगी में फ़लसफ़े का कोई किरदार नहीं है। तो इस दौर में उनका जो कलाम है वो हमें इस बात का मुँह बोलता सबूत है। उनका ज़माना तालिब इल्मी 1895 में उनका अपना पहला मुशायरा है जिसके अंदर उनका एक शेर बड़ा मकबूल हुआ कि शेर कहना नहीं इकबाल को आता, लेकिन लोग कहते हैं सुखनवर तो सुखनवर ही सही। उनका ज़माना तालिब इल्मी का एक शेर बड़ा मकबूल हुआ जो उनके एक उस्ताद थे डॉक्टर अरशद गुरमानी। उन्होंने उनको बड़ी दाद दी इस शेर पर कि मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे थे जो मेरे अर्के इनफाल के। इकबाल भाटी चौक में भी, इधर भाटी गेट में रिहाइश पजीर है, फिर इकबाल हॉस्टल में रहे। वो ये दौर था कि 1895 से 99 तक उनका सेशन है। गवर्नमेंट कॉलेज में वो ज़ेर तालीम थे और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फ़िलासफ़ी में उन्होंने जो है वो स्टूडेंट रहे और यहाँ पे MA किया। वो ये दौर था कि जब इकबाल दाग देलवी के शागिर्द थे तो उन पर अपने उस्ताद दाग देलवी का उसलूब गालिब था। उस दौर में उनमें फ़लसफ़ा मौजूद नहीं था। उस दौर की मॉडल गज़लों को देखें तो तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। इकबाल की शायरी में फ़लसफ़ा तब शुरू होता है जब वो साहिल हिंद से यूरोप का रुख करते हैं। 1905 में दाग देलवी की वफात है और उस दौर में जब वो यूरोप जाते हैं, वहाँ पर मगरबी तहजीब को देखते हैं, मगरबी मुफक्किरीन को पढ़ते हैं, तो उस वक्त उनकी ज़िंदगी में एक इनकलाब आ जाता है। और ये वो फ़लसफ़ा था जिसने इकबाल और उनकी शायरी को औज सुरैया तक पहुँचा दिया। उस वक्त वो कहते हैं, औरों का पयाम और है, मेरा पयाम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज कलाम और है। इकबाल वहाँ पर जब मगरबी मुफक्किरीन सबको पढ़ते हैं, हर एक से असर कबूल करते हैं, हर एक से मुतासिर होते हैं, हर एक से रोशनी हासिल करते हैं, इत्तेफाक भी करते हैं, इख्तलाफ भी करते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि नीत्शे का सुपरमैन है तो इकबाल अपनी शायरी में उसको बतौर मर्द मोमिन के ले आते हैं। जो उसके सुपरमैन की खुसूसियात है, इकबाल अपने मर्द मोमिन की खुसूसियात बयान करते हैं। लेकिन जब नीत्शे आई हैव किल्ड गॉड, गॉड इज डेड की बात करता है तो इकबाल हाथ खींच लेते हैं और वहां पर उसको मजजूबे फरंगी करार देते हुए लिखते हैं, अगर होता वो मजजूबे फरंगी इस जमाने में तो इकबाल उसको समझाता मकाम किबरिया क्या है। इसी गजल के दूसरे शेर में एक और फलसफा खुद ही बयान करते हो, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इसी तरह कार्ल मार्क्स से मुतासर होते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसके बारे में बड़ा फराख दिली से कहते हैं कि यानी यहाँ पैगंबर बे जिब्रील, कि ये शख्स बगैर जिब्रील के पैगंबर है। क्योंकि एक पैगंबर जो होता है वो एक निज़ाम देता है, इसने भी निज़ाम दिया। फ़र्क ये है कि उसका निज़ाम जो होता है वो खुदा की तरफ से आता है, जिब्रील लेकर, इसका पैगाम जो है वो खुद सख्त है, ये अपनी बगल में किताब रखता है।
اسی طرح وہ گوئٹے سے بہت متاثر ہوتے ہیں، اور جب وہ مرزا غالب کی تعریف میں نظم لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آہ تو اجڑے ہوئے دلی میں آرامیدہ ہے، گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے. تو گلشن ویمر میں جو ہے وہ گوئٹے خوابیدہ ہے. اسی طرح مغربی وہ جو انقلاب یورپ ہے اس سے متاثر ہو کے لکھتے ہیں کہ تو قادر مطلق ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. اقبال نے نہ صرف مغربی فلسفہ پڑھا اور اس سے اثر حاصل کیا، اقبال مشرقی فلسفے سے بھی پوری طرح مستفید ہوئے. انہوں نے مولانا جلال الدین رومی ان کے استاد ہیں اور پیر و مرشد ہیں، انہوں نے اس سے پوری رہنمائی لی. وہ غزالی کے بڑے مداح ہیں، اور جس طرح وہ کہتے ہیں فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. ان کو ایک مقام پہ ایک شخص نے غزالی ثانی کا خطاب بھی دیا. تو میں اختصار سے کام لیتا ہوں کہ اقبال کی شاعری کے اندر جو ایک بے باکی ہے، ایک جرأت ہے، وہ کون لایا، وہ کہاں سے آئی؟ اقبال جب خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو بات کرتے ہیں، فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا، زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا، اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا اور رازداں تیرا ہے یا میرا. سفر دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کا. آگے کہتے ہیں کہ روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کا. تو ان کو یہ جرت اور بے باکی کس نے عطا کی؟ اس کے پیچھے فلسفہ کھڑا تھا. یہ فلسفہ تھا جس نے ان کو اتنا بے باک اور جرت عطا کی. خدا سے بات کرتے ہیں. عشق تھا فتنہ گرو سرکش چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالے بے باک میرا. میرے پاس وقت کم ہے، میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. وہ ہے کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. اور ان کے اس دعائیہ شعر پر اختتام کرتا ہوں کہ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے. آپ کی سماعتوں کو شکریہ.